दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। क्या किसी और को मेरे फैसले पर कोई आपत्ति है? शिवम ने बॉस की अपनी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार किया। अगर आप उनके जैसे नहीं बनना चाहते तो अपनी शिकायतें अपने तक ही रखें। यह पहली बार था जब निदेशकों के इस समूह को इतने दबंग अध्यक्ष का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अभी अभी पद संभाला था और सीधे बोर्ड के एक सदस्य को बर्खास्त कर दिया था। खास बात यह थी कि उनके पास पूर्ण नियंत्रणकारी पूंजी थी, पूरी तरह से निरंकुश। कंपनी का व्यावसायिक प्रदर्शन उत्कृष्ट था और इन निदेशकों को हर साल भारी लाभांश मिलता था। अब कंपनी छोड़ने का मतलब होगा भारी नुकसान, और पैसा जाहिर तौर पर उनके अहंकार से ज्यादा मायने रखता था। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है वाली कहावत समझते हैं। खैर, आज से मैं एक नया नियम बना रहा हूं, शिवम ने कहा। सभी निदेशक ये सुनने के लिए कान लगाए हुए थे कि नए अध्यक्ष क्या नए निर्देश देंगे। अब से मेरी कंपनी में कोई नस्लीय या जातीय भेदभाव नहीं होगा। चाहे वह किसी भी देश या जाति का हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो बिना किसी नरमी के तुरंत बर्खास्तगी की जाएगी। अगर कोई इसकी सूचना देता है तो मैं उसे इनाम दूंगा। समझे? सभी निदेशकों ने चुपचाप सिर हिलाया। हालांकि वे अनिच्छुक थे, लेकिन आदेश का उनके हितों पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए अनुपालन आसान था। श्री चार्ल्स, अभी अभी वह बूढ़ा आदमी कौन था? शिवम ने और जानकारी मांगी। हालांकि उसे बोर्ड से निकाल दिया गया था, फिर भी उस पर अपने शेयर सौंपने की कोई बाध्यता नहीं थी। ओह, वह पुकार नामक एक वेंचर कैपिटल कंपनी में एक बड़ा आदमी है। कंपनी के 8.7% शेयर उसके पास हैं, जिससे वह शेयरधारकों में सबसे प्रभावशाली है। ये काफी महत्वपूर्ण है। शेष 29% शेयर उसके पास अकेले ही लगभग 1/3 शेयर थे, जिससे वह काफी शक्तिशाली हो गया। रिदिमा, मुझे शेयरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उससे वे शेयर वापस ले सकूं? जाहिर है, कई रणनीतियां हैं। सबसे सीधी रणनीति सीधे अधिग्रहण की है, लेकिन उसे बेचने के लिए तैयार रहना होगा। मुझे पता है, लेकिन इतने बड़े हित होने के बावजूद उसके पास उन शेयरों को बेचने का कोई कारण नहीं है। वित्तीय विशेषज्ञता की कमी के कारण शिवम को इन सब बातों की पूरी जानकारी नहीं थी। क्या उसके पास कोई वेंचर कैपिटल कंपनी नहीं है? जब तक हम उसके पैसों को लगभग दिवालिया होने तक सीमित रखेंगे, उसे स्वाभाविक रूप से नकदी जुटाने के लिए अपने कुछ शेयर बेचने होंगे। ये छोटी सी बात मुझ पर छोड़ दो। पर्याप्त धन होने पर ऐसा कोई बाजार नहीं है जिसे हम बाधित न कर सकें। जब बात धन की आती है तो फैंग परिवार के लिए विरोधी ढूंढना मुश्किल होता है। चार्ल्स ने उनकी बातचीत सुनकर मन ही मन सोचा कि यह युवा मास्टर शिवम वाकई निर्णायक और निर्दयी है। दूसरे पक्ष ने तो सिर्फ भारतीय का अपमान किया था और शिवम की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। श्री चार्ल्स, उस पुकार ने कंपनी में कई विश्वासपात्रों को जरूर छोड़ दिया होगा। उन्हें साफ करने का कोई मौका ढूंढिए। उसे कोई मौका मत दीजिए, शिवम ने कहा। हाँ युवा स्वामी, मैं समझ गया। रिप, शिवम ने अपने हाथ में लिए स्टॉक एग्रीमेंट को फाड़ दिया। वह अपनी संपत्ति के उस हिस्से को वापस पाने का कभी इरादा नहीं रखता था। उसका एकमात्र उद्देश्य उन शेयरधारकों को अनुशासित करना था जो भारतीय को नीची नजर से देखते थे। आप सब मीटिंग जारी रखें। शिवम ने लापरवाही से एक कुर्सी पकड़ी और एक चौकस श्रोता की मुद्रा में बैठ गए। लेकिन उन निदेशकों के मन में पहले से ही उसके लिए कुछ सम्मान और डर पैदा हो गया था। भले ही इक्विटी चार्ल्स को वापस मिल जाए, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट था कि कंपनी का असली मालिक भारतीय का ये युवक ही था। संयुक्त समूह की उस वर्ष की अनुमानित आय 50 अरब यूरो से अधिक थी, जिसमें मुख्य लाभ खाद्य और पेय पदार्थों से आ रहा था। शिवम के हिस्से के आधार पर उसे अच्छी खासी वार्षिक आय प्राप्त होती थी। फिर भी उनकी संपत्ति के सामने ये तो बस एक बूंद थी, जिससे पता चलता है कि उनकी 500 अरब अमेरिकी डॉलर की तरल संपत्ति वास्तव में इतनी ज्यादा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की आधी दौलत उनके पास हो। चलो, समय हो गया है। हमें कार्यक्रम स्थल पर जाना चाहिए। बोर्ड की बैठक देर शाम तक चलने वाली थी, लेकिन शिवम को एक और भोज में शामिल होना था। वह कार से नहीं, बल्कि निजी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। भोज रानी की निजी द्वीप संपत्ति में आयोजित किया गया था। अगर वह कार से और फिर नाव से जाते तो बहुत देर हो जाती। युवा स्वामी, आप हाल ही में काफी बदल गए हैं।
कार्यालय भवन से बाहर निकलते ही रिद्धिमा ठाकुर ने अचानक कहा, सच में? बिल्कुल, रिद्धिमा ठाकुर हंसी। अगर मैं थोड़ी सी भी सीधी बात कहूं तो नाराज मत होना। आगे बढ़ो, मैं नाराज नहीं हूं। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम किसी नवधनाढ्य की तरह लग रहे थे, और तुम्हारे अंदर एक दियौसी वाली छवि थी जिसे पैसा छुपा नहीं सकता था। हा, और अब तुम में सचमुच एक कुलीनता का भाव है। लगता है कि मैंने पिछले दिनों तुम्हारे लिए जो शिक्षक रखा था वह व्यर्थ नहीं गया। आज तुम्हारा प्रदर्शन और व्यवहार सचमुच एक असली धनी व्यक्ति जैसा है। दरअसल मुझे लगता है कि दियौसी होना भी काफी अच्छा है। जब तक मैं खुश हूं, दूसरों की राय की परवाह क्यों करूं? हेलीकॉप्टर कंपनी से थोड़ी ही दूरी पर एक हेलीपैड पर उतरा। वह बहुत बड़ा नहीं था, बस कुछ लोगों के लिए पर्याप्त था, और जाहिर है कार साथ नहीं ले जा सकते थे। रिद्धिमा ठाकुर, कृपया मेरी गाड़ी वापस ले आइए। ये मेरे साथ आ सकता है। यह एक हाई प्रोफाइल समारोह था और कहा गया था कि कोई भी सहायक या अंगरक्षक नहीं लाएगा। अगर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं थी तो इस आयोजन का कोई मतलब ही नहीं था। हालांकि ये आम लोगों से अलग था। उसे बस एस्टेट के पास एक जगह ढूंढनी थी ताकि शिवम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेशों का पालन कर सके। यही उसका मिशन था। हेलीकॉप्टर का पायलट एक युवा भारतीय निवासी था, फिर भी उसके कौशल बहुत कुशल थे। जल्द ही वे द्वीपों के एक समूह के ऊपर पहुंच गए। श्रीमान शिवम, यहाँ आपकी एस्टेट भी है, पायलट ने कहा। कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। शिवम ने क्षितिज की ओर देखा। उसे केवल हरी भरी घास और बाग दिखाई दे रहे थे और कोई एस्टेट नजर नहीं आ रहा था। यही है, पूरा द्वीप आपका है। यह आपकी एस्टेट के बगीचों में से एक है। शिवम। हेलीकॉप्टर एक बड़े द्वीप के बंदरगाह पर उतरा। वहां कई निजी नौकाएं और हेलीकॉप्टर जमा थे, और रानी ने लंबी पैदल यात्रा से बचते हुए यहां परिवहन की व्यवस्था की। श्रीमान शिवम, स्वागत है। सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया। और आप कौन हो सकते हैं? ओह, मैं क्राउली हूँ, रानी, ये शहर का प्रबंधक। रानी ने मुझे आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। एक अंग्रेज बटलर का होना कई रईसों के लिए एक सपना होता था, क्योंकि उनका प्रशिक्षण और पेशेवर व्यवहार अक्सर असाधारण होता था। रानी का प्रबंधक होना और भी ज्यादा प्रतिष्ठित था। ये आप आसपास के इलाके का पता लगा सकते हैं। शिवम अपने लिए तैयार की गई एक विशेष कार में चढ़ गया। समझ गया, ये ने सिर हिलाया। द्वीप ज्यादा बड़ा नहीं था और अपनी क्षमताओं के साथ वह किसी भी समय शिवम के पास आ सकता था। कार एक महल जैसी इमारत के सामने रुकी। सभा का आकार काफी बड़ा था। सभी ने औपचारिक पोशाकें पहनी हुई थी। पुरुष सुंदर थे, महिलाएं भी सुंदर थीं, और उनकी भव्यता कान फिल्म समारोह जैसी लग रही थी। श्रीमान शिवम। शिवम कुछ असमंजस में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे पुकारा। शिवम ने मुड़कर देखा और उस चेहरे को पहचान लिया जिसे वह अक्सर फोर्ब्स की सूची में देखता था। ये जेट हिल्टन थे, जो अब सूची में 16वें स्थान पर हैं। लेकिन वह शिवम को कैसे जानते थे? मिस्टर हिल्टन, आप मुझे जानते हैं। शिवम को थोड़ा अच्छा लगा। हालांकि फोर्ब्स की सूची में शामिल सभी लोगों की कुल संपत्ति उनकी संपत्ति के बराबर नहीं थी, लेकिन उनका नाम सूची में कहीं नहीं था, इसलिए तार्किक रूप से भारतीय के बाहर कोई भी उन्हें नहीं जानता होगा। हा, मिस्टर शिवम, आपको अपनी प्रसिद्धि को कम नहीं आंकना चाहिए, हिल्टन हंसे। आप विदेशी पत्रकारों की क्षमताओं को भी कम आंक रहे हैं। दरअसल लोग हमेशा भारतीय के विभिन्न हलकों पर नजर रखते रहे हैं। आपको ये जानना होगा कि भारतीय के लोगों के रहने और पढ़ने के निशान दुनिया भर में मौजूद हैं। हालांकि ये लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन वे घरेलू घटनाओं पर भी ध्यान देते हैं, और शिवम के इन कार्यों ने उन्हें अचंभित कर दिया। समाज की वर्तमान सूचना प्रसार क्षमताओं के साथ शिवम की प्रसिद्धि स्वाभाविक रूप से फैल गई। कुछ जानकारी आम लोगों को शायद न पता हो, लेकिन हिल्टन जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी खबरें पाना आसान था। अच्छी खबर कभी दूर तक नहीं जाती, लेकिन बुरी खबर हजारों मील दूर तक जाती है। शिवम ने अजीब तरह से अपना सिर थपथपाया। जरूरी नहीं, मिस्टर शिवम। हम सबने भारतीय में चैरिटी के लिए आपके 100 अरब डॉलर से ज्यादा के दान के बारे में सुना है। हिल्टन हंसे। आपके पास जो दौलत है वह वाकई कमाल की है। ये सिर्फ $1000 नहीं है। अगर दान सिर्फ 1 अरब डॉलर का भी होता तो भी मीडिया में उसकी जबरदस्त कवरेज उसे घर घर में मशहूर बनाने के लिए काफी होती। 100 अरब डॉलर की तो बात ही छोड़ दीजिए। हिल्टन ने हिसाब लगाया था कि शिवम का दान 220 अरब रुपए था, जो लगभग 31 अरब अमेरिकी डॉलर था। सिर्फ इतनी सी रकम ही उसे फोर्ब्स की सूची में शीर्ष 30 में लाने के लिए काफी थी,
जबकि हिल्टन की कुल संपत्ति भी अचल संपत्तियों सहित मुश्किल से 40 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा थी। अगर किसी के पास इतना पैसा होता तो क्या वह सब कुछ दान कर देता? ये लगभग नामुमकिन था, और इस पर गहराई से सोचने पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि शिवम की कुल संपत्ति 31 अरब अमेरिकी डॉलर से कहीं ज्यादा थी। हाँ, मैं भी इतना दिखावा नहीं करना चाहता था। शिवम ने दान देते समय इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। किसे पता था कि जब इंटरनेट ट्रोल्स का वह समूह उन पर हमला करेगा तो ये धर्मार्थ संगठन उनके पक्ष में खड़े होंगे। मुझे लगता है कि फोर्ब्स पत्रिका के अगले अंक में आपका नाम जरूर छपना चाहिए, मिस्टर शिवम। सच में? शिवम चौंक गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चूंकि दुनिया में आपके जैसा धनी व्यक्ति मौजूद है, इसलिए वे लोग आपकी संपत्ति का तुरंत अनुमान लगाकर उसे प्रकाशित कर देंगे। हाँ, मुझे तो अपनी कुल संपत्ति भी नहीं पता। अगर वे इसका पता लगा लें तो हैरानी होगी। शिवम ने नाक भान सिकोड़ी। हिल्टन के चेहरे पर एक पल के लिए भाव स्पष्ट रूप से जम गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार इतने साहसिक शब्द सुने थे। इस दुनिया में बहुत से लोग मशहूर होना पसंद नहीं करते। इस तथ्य से मूर्ख मत बनिए कि वर्तमान दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ की कुल संपत्ति 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। हो सकता है कि और भी लोग उनसे ज्यादा अमीर हों, और शायद उनके सामने भारतीय का ये युवक उनमें से एक हो। भारतीय हमेशा से एक प्राचीन और रहस्यमय देश रहा है। कुछ साल पहले उस नीलामी में उस व्यक्ति का अस्तित्व एक ठोस तथ्य था। इस बाघ और अजगर की भूमि में कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी अगली किताब माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर खोजें। हालांकि हिल्टन ने कभी नहीं सोचा था कि उस व्यक्ति का बेटा, जिसके बारे में अनगिनत अमीर लोग जानना चाहते थे, अब उसके सामने खड़ा है। श्रीमान शिवम, क्या आप रानी यीशाहर को भी जानते हैं? इस आयोजन में आमंत्रित सभी लोगों को स्वयं रानी यीशा एयर की ओर से व्यक्तिगत निमंत्रण मिले थे। ओह, मेरे परिवार के बुजुर्गों का रानी से कुछ नाता जरूर है, शिवम ने कहा। देख रहा हूं, लगता है मिस्टर शिवम का परिवार भी काफी असाधारण है। हिल्टन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। वरना एक 20 साल के नौजवान के पास इतनी बड़ी दौलत कैसे हो सकती है? क्या मिस्टर शिवम पहली बार ऐसे भोज में शामिल हुए हैं? तुमने गौर किया? शिवम थोड़ा शर्मिंदा हुआ। हालांकि उसने जल्दी जल्दी शिष्टाचार के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। ऐसे सामाजिक आयोजन में उसका ये पहला मौका था, और वह सचमुच थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था। मैं भी यूं ही अकेला आ गया। मिस्टर शिवम, मैं भी आपके साथ चलूं तो कैसा रहेगा? हिल्टन का अपना एक छोटा सा एजेंडा था। शिवम को जानना उसके लिए सिर्फ फायदे ही ला सकता था, नुकसान नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई उसके साथ होता तो शिवम को इतना असहज महसूस नहीं होता। भोज महल के बीचों बीच एक खुले बगीचे में आयोजित किया गया था। धीरे धीरे आसपास का वातावरण जगमगा उठा और लोग आपस में मिलजुल रहे थे, जबकि रानी यीशाहर 7 बजे आने वाली थी जब भोज आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला था। भोज शुरू होने में आधा घंटा बाकी था। शिवम और हिल्टन ने एक जगह ढूंढ ली जहां वे एक ड्रिंक का आनंद ले सकें। आज लगभग कुछ 100 लोग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर इंग्लैंड के राजघराने, दुनिया भर के नामी गिरामी मुगल और विश्वस्तरीय प्रसिद्ध फिल्मी सितारे शामिल थे। उच्च वर्ग के लोगों का समूह ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि कई लोगों के व्यापारिक लेन देन और सहयोग थे। वहां बैठे बैठे कई लोग हिल्टन का अभिवादन करने आए, और कई लोगों ने तो शिवम को पहचान भी लिया। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों ने उसके बारे में पहले से ही कुछ नहीं सोचा था। यहाँ तो बहुत सी हसीनाएं हैं, है ना? हालांकि शिवम कोई व्यभिचारी नहीं था, लेकिन खूबसूरती की कद्र करना इंसानी फितरत है। वह इन हसीनाओं को लालच और आक्रामकता से भरी नजरों से देखने के बजाय प्रशंसा और सराहना की नजरों से देखना पसंद करता था। वो देखो, ये तुर्की की एल्सेल है, जो दुनिया की खूबसूरत हसीनाओं की सूची में पहले नंबर पर है। हिल्टन ने पास ही समुद्र नीले रंग के गाउन में उस हसीना की ओर इशारा किया। और ये वॉटसन है, मुझे यकीन है कि आपने उसकी फिल्में देखी होंगी, और ये सेलेना है। हिल्टन ने शिवम के कान के पास जाते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कमाल की है। और ये एंजेलिना है। 2 साल पहले महारानी के जन्मदिन पर हम आधे घंटे से ज्यादा समय तक टॉयलेट में मस्ती करते रहे थे। और शिवम की आंखें चौड़ी हो गईं, और वह मन ही मन सोचने लगा, तुम तो दुनिया भर में जाने माने टाइकून हो, तुम अचानक इतने घटिया कैसे हो गए? हाँ, हम सब मर्द हैं, इसमें हैरान होने की क्या बात है? हिल्टन ने शिवम का कंधा थपथपाया। इनकी अछूत देवी जैसी शक्ल देखकर धोखा मत खाओ। एक बार उन्हें तुम्हारी दौलत का पता चल जाए तो वे तुम पर टूट पड़ेंगे। ओह, इनमें से कुछ अभिनेत्रियों के पास सिर्फ उनकी शक्ल और शरीर ही होता है।
तुम्हें क्या लगता है महारानी ने उन्हें ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में क्यों बुलाया होगा? हा हा हा। शिवम का अनुभवहीन रूप देखकर हिल्टन खिलखिलाकर हंस पड़ा। हा 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 मेजबान, तुम तो बहुत हैरान लग रहे हो। सिस्टम ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने ऐसे अनगिनत भोजों में शिरकत की है, मानो या न मानो अपने जमाने में उनके पास 10 में से 6 विश्वस्तरीय खूबसूरत औरतें थीं। बेशक उनकी दिलचस्पी सिर्फ शारीरिक रूप से थी, वरना मिस कल्पना उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देती। धिक्कार है। शिवम ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, तो मेरे पिता बहुत बड़े बदचलन थे, है ना? ओह, महारानी यहाँ है। हिल्टन खड़े हो गए। महारानी की निजी संपत्ति 1 अरब अमेरिकी डॉलर से भी कम थी। कुल संपत्ति के मामले में उनकी तुलना हिल्टन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इंग्लैंड के शाही परिवार की कुल संपत्ति अरबों में आंकी गई थी, और शाही परिवार की उपाधि मात्र से जो संबंध जुड़ सकते थे, उनकी तुलना फोर्ब्स में 16वें स्थान पर रहने वाले एक अरबपति से नहीं की जा सकती। सभी की निगाहें महारानी पर टिकी थीं, जो सुंदर राजकुमारों और खूबसूरत शाही राजकुमारियों के समूह से घिरी हुई थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन उस शालीनता से किया जो केवल सच्चे कुलीन वर्ग में ही होती है। वह भीड़ के बीच से गुजरी, मानो किसी दिशा में जा रही हो, और फिर शिवम के पास पहुंची और उन्हें गले लगा लिया। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मिस्टर शिवम। महारानी के निमंत्रण पर मैं आने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज रात खूब मजे करो और आनंद लो। आप आज यहाँ के सबसे विशिष्ट अतिथि हैं। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद महाराज। मैं जरूर आऊंगा, शिवम ने विनम्रता से कहा। शिवम के बगल में बैठे हिल्टन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। हालांकि दूरी के कारण दूसरों को ये स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने इसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। क्या रानी यिशाहर का आशय ये था कि शिवम आज यहाँ सबसे उच्च पदस्थ व्यक्ति है? वह कौन है? जल्द ही कई आमंत्रित अतिथि आपस में फुसफुसाने लगे। हालांकि उन सभी को रानी से निमंत्रण मिला था, लेकिन व्यवहार के मामले में शिवम ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं भारतीय के उस युवक को जानता हूँ। किसी ने फेसबुक पर इसके बारे में पोस्ट किया था। मुझे लगता है उसका नाम शिवम है। हाँ, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले भारतीय में ये पता चला था कि इस युवक ने अपने नाम से विभिन्न चैरिटी संस्थाओं को अरबों रुपए दान किए थे। क्या ये करोड़ों अमेरिकी डॉलर नहीं होंगे? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? और इतना दान करके क्या वो पागल हो गया है? शिवम, मैंने फोर्ब्स की सूची में इस नाम के किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। रानी, अपनी हरकतों से तुम मुझे सुर्खियों में ला रही हो, शिवम ने रानी से मजाक किया। क्या मिस्टर शिवम इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते? रानी हंस पड़ी। कभी हाई प्रोफाइल रहे अमिताभ तुमसे कहीं ज्यादा दिखावटी थे, उन्होंने आगे कहा। वैसे मैंने आज एशिया से कई खूबसूरत महिलाओं को आमंत्रित किया है। अगर मिस्टर शिवम रुचि रखते हैं तो बेझिझक उनके साथ मस्ती करें। रानी ने एक तरफ देखा और शिवम ने तुरंत एक मेज के चारों ओर कई जाने पहचाने चेहरों को इकट्ठा होते देखा। मिजुहारा रिमी, हाशिमोतो कनाको और अयासे हारुका जैसी सूर्य देश की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां थीं। साथ ही जंग जिह्युन और लिन यूनर जैसे ग्रेटर कोरिया के सितारे भी थे। यहां तक कि रानी भी। शिवम शिकायत करना चाहता था, लेकिन अपनी पोतियों को उसके बिस्तर पर सुलाने की उसकी स्पष्ट इच्छा को देखते हुए उसे समझना आसान लगा। आप सभी युवा हैं, मैं समझता हूँ। मेरे मनों में कई अच्छे कमरे हैं। जरूरत पड़े तो सीधे मेरे बटलर से पूछ लीजिए। रानी ने एक अर्थपूर्ण नजर डाली और फिर कार्यक्रम स्थल के बीचों बीच चली गई। श्री फैंग, आप रानी से काफी परिचित लग रहे हैं। हिल्टन ने आखिरकार बोलने का मौका गंवा दिया, रानी की लंबी औपचारिकताओं पर ध्यान न देते हुए, जिन्हें उसने सुना ही नहीं था। दरअसल मैं महारानी से सिर्फ दूसरी बार मिल रहा हूँ, शिवम ने सच्चाई से कहा, लेकिन लगता है मेरे बुजुर्गों ने पहले भी इंग्लैंड के शाही परिवार की बहुत मदद की है, इसलिए वे शायद काफी परिचित होंगे। शानदार, हिल्टन ने अंगूठा उठाकर कहा। मुश्किल वक्त में शाही परिवार की मदद करने की क्षमता कोई आम अरबपति नहीं कर सकता। श्रीमान शिवम, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता, शिवम ने दुखी भाव से कहा। मैंने सुना है कि श्रीमान हिल्टन के दोनों भाई बहन मिलकर हिल्टन समूह के 50% शेयरों के मालिक हैं, है ना? हाँ, क्यों? शेयरों का ये हिस्सा उनके दिवंगत पिता ने छोड़ा था, और हिल्टन समूह के 50% हिस्से के मालिक होने के कारण ही तीनों भाई बहन फोर्ब्स की सूची में 16वें से 18वें स्थान पर थे। मान लीजिए हिल्टन ग्रुप के बचे हुए 50% शेयरों में से 45% मेरे हैं। क्या? हिल्टन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए।
वह अच्छी तरह जानता था कि ग्रुप के बचे हुए 50% शेयरों का एक हिस्सा निजी स्वामित्व में है और एक बड़ा हिस्सा विभिन्न वेंचर कैपिटल कंपनियों के पास है। ये शिवम का कैसे हो सकता है? ओह, वे वेंचर कैपिटल कंपनियां असल में मेरी हैं, बस किसी और के नाम पर। हिल्टन का दिल दहल गया। ग्रुप के सिर्फ 50% शेयरों के साथ तीनों भाई बहन सूची की शीर्ष 20 में जगह बनाने में कामयाब रहे। अगर शिवम के पास अकेले 45% शेयर होते तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं होती? रुको, तुम्हारे पास तो बस यही नहीं है ना? हिल्टन के दिमाग में अचानक एक भयावह संभावना कौंध गई। वाइगो कंपनी में मेरा 51%, अमेजन में 39% और माइक्रोसॉफ्ट में ज्यादा नहीं, बस 25%। रुको रुको, जैसे जैसे शिवम बोल रहा था, हिल्टन को ये बात और भी अजीब लगने लगी। क्या मजाक कर रहे हो? इतनी संपत्ति के साथ तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होगी। अच्छा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यकीन मानिए, शिवम इतनी बड़ी दौलत का सबूत नहीं दे सकता था, और क्या उसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी के खिताब की भी परवाह थी? रानी ने आखिरकार अपनी लंबी औपचारिकताएं पूरी की क्योंकि उन्हें परसों अपनी जन्मदिन की पार्टी की तैयारी करनी थी। वह पहले चली गईं, जबकि राजकुमार और राजकुमारियां इस दुर्लभ समारोह में शामिल होने के लिए रुके रहे। कोई बात नहीं, आप 30 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा दान कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा अमीर हैं। हिल्टन ने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया। क्या मैं आपको कुछ दोस्तों से मिलवा दूं? वे भी फोर्ब्स की सूची में हैं। ज्यादा लोगों को जानने से कोई नुकसान नहीं होगा। जरूर। शिवम ने अपना गिलास उठाया और हिल्टन के साथ दूसरी मेज की ओर चल दिया। श्री फैंग, कुछ पेंगे? इसी समय राजकुमारी सिलेट शिवम के पास पहुंची। आज उन्होंने पिछली बार की तुलना में ज्यादा औपचारिक कपड़े पहने थे और उनकी शालीनता और सुंदरता झलक रही थी। ओह, हाँ, ये देखकर हिल्टन ने कोई तीसरा पहिया बनने की कोशिश नहीं की। मिस्टर शिवम, आप पहले राजकुमारी से बात कर लीजिए, मैं बाद में आपके लिए वापस आऊंगा। जाते हुए हिल्टन ने शिवम को एक उत्साहवर्धक नजर से देखा। राजकुमारी, आप मुझे यहाँ के कई पुरुषों की ईर्ष्या का पात्र बना रही हैं। शिवम को पहले से ही चारों ओर से अपनी ओर बढ़ती दुश्मनी का एहसास हो रहा था। इंग्लैंड के शाही परिवार की सबसे खूबसूरत राजकुमारी होने के नाते सिलेट का आकर्षण काफी था और वहां उसके लिए कुछ ही प्रेमी मौजूद थे। मुझे परवाह नहीं, उस दिन तुम्हें मुझे शर्मिंदा करने के लिए किसने कहा था? सिलेट ने शिवम के कान में फुसफुसाया, जिससे वे बाहरी लोगों के लिए बेहद करीब लग रहे थे। लगता है राजकुमारी सचमुच मेरी कार का सस्पेंशन सिस्टम टेस्ट करना चाहती है। शिवम सिलेट के इस कदम से नहीं डर रहा था। ऐसे मामलों में आदमी कभी हारता नहीं। बुरा हुआ कि मैं आज वह कार नहीं लाया। लेकिन रानी यशाहर ने मुझे बताया था कि उनकी जागीर में बहुत सारे अच्छे कमरे हैं। क्या राजकुमारी चाहती है? छी, बदमाश। शिवम की इस बेबाक छेड़खानी पर राजकुमारी सिलेट शर्मा गई। हाँ, राजकुमारी को घबराया हुआ देखकर शिवम खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उस पर ऐसी चालें चल रही हैं। क्या उसे लगा कि वह कोई अनुभवहीन युवा जादूगर है? शिवम, मुझ पर एक एहसान करो। अचानक राजकुमारी के चेहरे पर थोड़ी सी घृणा उभर आई, मानो उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया हो जिससे वह मिलना ही नहीं चाहती थी। कोई बहुत परेशान करने वाला आ रहा है, मुझे उससे छुटकारा दिलाओ और मैं तुम्हारी छेड़खानी को तुम्हारे खिलाफ नहीं मानूंगी। ओह, तुम मुझे ढाल की तरह चाहते हो। शिवम ने देखा कि एक युवक पीछे की ओर खींचे बालों के साथ आ रहा है और वह तुरंत समझ गई। रुको, मैं अभी तक राजी नहीं हुई हूँ। राजकुमारी सिलेट ने जल्दी से अपना हाथ शिवम के हाथ से मिला दिया। बकवास बंद करो, तुम मर्द हो या नहीं? जाहिर है मैं मर्द हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये साबित कर दूं? शिवम ने पलटकर जवाब दिया। जब पीछे की ओर खींचे बालों वाले उस युवक ने राजकुमारी सिलेट को शिवम का हाथ पकड़े देखा तो उसकी आंखें तुरंत सतर्कता और दुश्मनी से भर गईं। हालांकि उसने जल्दी से इसे छिपा लिया, फिर भी शिवम ने अपनी तेज समझ से इसे पकड़ लिया। वह जेनास है, यूरोप के सैलुओं के साम्राज्य के राजकुमार गिर का बेटा। वह मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, राजकुमारी सिलेट ने फुसफुसाते हुए कहा। यूरोप में विभिन्न शाही परिवारों के बीच अंतर्जातीय विवाह काफी आम थे, खासकर राजकुमारी सिलेट जैसी महिला के लिए, जो पूरे यूरोप में युवा शाही परिवारों का मुख्य निशाना थी। जेनास 3 साल से राजकुमारी सिलेट के पीछे पड़ा था, लेकिन उसके आदर्श एक आम राजकुमारी से कहीं ऊंचे थे और उसने उसके प्रस्तावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हालांकि शिष्टाचार और अपनी पहचान के कारण जेनास कभी भी कुछ ज्यादा नहीं करता था।
अब राजकुमारी सिलेट को भारतीय के एक लड़के के साथ इतना घुलते मिलते देखकर वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हालांकि वह लड़का रानी इशाहर का बहुत करीबी लग रहा था, उसे मूर्ख दिखाना और भविष्य में उसे राजकुमारी सिलेट से दूर रखना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। सेलुओं के साम्राज्य यूरोप का एक समृद्ध और विकसित देश था, इसलिए यूरोपीय शाही हलकों में जेनास का एक ऊंचा दर्जा था जिससे कई अन्य लोग टकराव नहीं चाहते थे। बहुत दिनों से मिले नहीं, राजकुमारी सिलेट, जेनास ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंदर और अपनी पृष्ठभूमि के साथ वह पार्टी में कई महिला हस्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। हाँ, बहुत दिनों से मिले नहीं, जेनास। शिष्टाचार के चलते राजकुमारी सिलेट ने अनिच्छा से जेनास के साथ गिलास टकराए। क्या तुम इस सज्जन का परिचय नहीं कराओगे? जेनास ने पूछा। ओह, यह मेरा प्रेमी है, शिवम, राजकुमारी सिलेट ने बिना पलक झपकाए कहा। जेनास का चेहरा बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राजकुमारी सिलेट इतनी बेबाकी से यह बात स्वीकार कर लेगी। उसने अपने अंदर के गुस्से को दबा लिया और फिर भी शालीनता से मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सुना कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया। राजकुमारी सिलेट ने शिवम की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और जानबूझकर अपनी भरी हुई छाती उसकी बांह से रगड़ दी। भारतीय का फैंग परिवार पीढ़ियों से हमारा दोस्त है, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मुझे माफ करना, मैं उसका प्रेमी नहीं हूँ। मैं तो बस एक राजकुमारी सिलेट हूँ जो मुझे वहीं मिल गई। उन्हें हैरानी हुई। शिवम ने राजकुमारी सिलेट को सीधे सीधे धोखा दे दिया। कृपया अपनी बातचीत जारी रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। शिवम का शुरू से ही स्टैंड इन की भूमिका निभाने का इरादा नहीं था। वह किसी राजकुमारी के साथ उलझना नहीं चाहता था, न ही कोई परेशानी चाहता था। उसे परेशानी से डर नहीं था, लेकिन उसे परेशान होने से नफरत थी। वह नियमों से नहीं खेल रहा है। राजकुमारी सिलेट ने झुंझलाहट में पैर पटक दिया। अगर उसे स्टैंड इन चाहिए होता तो बहुत सारे तैयार लड़के 100 मीटर लंबी कतार में खड़े हो सकते थे, जो एक रॉकेट को रोकने के लिए काफी थी। फिर भी शिवम, जो स्वेच्छा से आगे आया था, उसने उसे कोई भाव नहीं दिया और यूं ही चला गया। क्या वह अब भी खुद को मर्द कह सकता था? शिवम, तुम मर्द हो या नहीं? मैंने पहले ही नहीं कहा था। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं मर्द हूं या नहीं, तो आज रात मेरे कमरे में आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। शिवम ने जेनास के साथ गिलास टकराए, जो हक्का बक्का था और जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। या आगे बढ़ो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। राजकुमारी सिलेट, अगर आप मुझे अस्वीकार भी करना चाहें तो आपको ऐसा भारतीय काय तो नहीं ढूंढना पड़ेगा, है ना। जेनास को जाहिर तौर पर लगा होगा कि उसकी पृष्ठभूमि ने शिवम को डरा दिया है। हालांकि उसने रानी और शिवम के बीच की नजदीकियों को देखा, लेकिन फैंग परिवार उसे कोई बड़ी बात नहीं लगी। तुमने अभी क्या कहा? शिवम अचानक रुक गया। उसने राजकुमारी सिलेट और जेनास के इस मामले में दखल देने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उस भारतीय काय वाली बात ने उसके लिए यूं ही वहां से चले जाना नामुमकिन बना दिया। मैंने कहा था कि तुम काय हो और तुम सब भारतीय वाले काय हो। क्या इससे कोई दिक्कत है? जेनास को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि यह एक बहुत ही औपचारिक अवसर था। एक राजकुमार का बेटा होने के बावजूद जेनास ने सेना में 2 साल बिताए थे। अपनी कुलीन आभा के अलावा उसमें एक सैनिक जैसी ढीठता भी थी। कई बार कुछ भोजों में उसकी लड़ाई भी हो जाती थी। इसे वापस ले लो और मुझसे माफी मांगो, हो सकता है मैं इसे नजरअंदाज कर दूं। पहले तो शायद शिवम उसे लात मार देता, लेकिन उसे रानी को कुछ इज्जत देनी थी। यहाँ मुसीबत खड़ी करने से रानी को शर्मिंदा होना ही था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे आगे बढ़ाते हो। जेनास ने माफी मांगने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हालांकि शिवम सिर्फ एक प्रतिनिधि था, राजकुमारी सिलेट के साथ अंतरंग संबंध होना एक सच्चाई थी, और सिर्फ यही उसके लिए असहनीय था। शिवम, ऐसा मत करो। राजकुमारी सिलेट ने तुरंत उसे रोक दिया। जेनास ने 2 साल सेना में सेवा की है, तुम उसे हरा नहीं सकते। किसने कहा कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूं? शिवम का झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसकी शारीरिक स्थिति दोगुनी हो गई थी, फिर भी एक सैन्य प्रशिक्षित व्यक्ति उसके लिए निश्चित रूप से जीत नहीं सकता था। शिवम समझ गया बेवजह की परेशानी से बचने का क्या मतलब है। मैं एक सभ्य इंसान हूं। एक सभ्य इंसान को सभ्य तरीकों से ही चीजें सुलझानी चाहिए। शिवम ने अपना फोन निकाला और जूंग यंग का नंबर डायल किया। नमस्ते सिस्टर शियाओयंग, एक सवाल है, क्या आप जानती हैं कि सेलुओं के साम्राज्य में किस संसाधन की सबसे ज्यादा कमी है? सेलुओं के साम्राज्य में आयात की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर कोई खास जरूरी संसाधन है तो शायद वह तेल जैसा कुछ होगा। क्यों? अरे कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ एक राजकुमार का बेटा मुझे परेशान कर रहा है।
ऐसे में मैं उनकी तेल आपूर्ति बंद करने की सोच रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? शिवम को याद आया कि उनकी सौतेली माँ दुनिया भर के ऊर्जा उद्योग को नियंत्रित करती थी। व्यवसाय का वह हिस्सा मिस हाईवे संभालती हैं, आपको उनसे सीधे संपर्क करना होगा। क्या पिताजी भी किसी विदेशी के चक्कर में पड़ गए? शिवम हक्का बक्का रह गया, नाम बिल्कुल भी हुआक्सियन जैसा नहीं लग रहा था। हाईवे एयर आइसलैंड की रहने वाली है, तुम्हारे पिताजी उससे एक बार वहां ऑरोरा देखते हुए मिले थे, सिस्टम ने समझाया। ठीक है, लगता है मेरे पिताजी विदेशियों को भी नहीं बख्शते, शिवम ने बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है मैं खुद उससे संपर्क करूंगा। सऊदी साम्राज्य के महल में राजा यनबेन सऊदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि की मेजबानी कर रहे थे। तेल भंडारों के मामले में दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक होने के नाते तेल ने उन्हें अपार धन संपत्ति दी थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि कुछ सदियों पहले इस धरती का एक स्वामी भी था। सऊदी परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली यह कहानी है कि इस साम्राज्य का असली स्वामी एक प्राचीन पूर्वी परिवार था जिसने सदियों पहले इस भूमि पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन वे लंबे समय से वापस नहीं लौटे हैं। धन के साथ साथ युद्ध भी हुए और कुछ साल पहले ही जमींदार वापस लौट आया। रहस्यमय तरीके से सऊदी साम्राज्य के खिलाफ सभी सैन्य कार्रवाई शांत हो गई, और यह सब करने वाली वह महिला अतिथि थी जो भोज में आई थी। माए श्रीमान एबेन, आपके यहाँ के खजूर वाकई लाजवाब हैं, पश्चिमी शिष्टता से भरपूर एक सुंदर महिला हाईवेयर ने आकर्षक स्वर में कहा। अगर आपको पसंद आए मिस हाईवेयर, तो मैं आपके लिए कुछ तैयार करवा दूंगा। आखिरकार जो इस देश का है वो आपका भी है, सऊदी राजा ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। हाँ, ऐसे में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। हाईवेयर ने मन ही मन एक आदमी को कोसते हुए भोजन का आनंद लिया। यह विश्वासघाती बदमाश हमेशा मुझ पर गंदगी डालता रहता है और मुझे इन अस्पष्ट उद्योगों का प्रबंधन करने पर मजबूर करता है, क्या मैं इसके लिए पर्याप्त कठोर नहीं हूँ? उसने अभी चुपचाप कोसना ही था कि एक अनुचर वहां आ गया। उसका आभामंडल गुई जैसा ही था, लेकिन वह एक महिला थी। मिस हाईवेयर, आपका फोन। कौन हो सकता है? मैं जवाब नहीं दे रही, मेरा मूड खराब है, हाईवेयर ने बड़बड़ाते हुए कहा। मिस, ये वो खास नंबर है। हम हाईवेयर ने अपनी मुद्रा सीधी की। सिर्फ उसकी ही नहीं, उसकी दूसरी बहनों के पास भी अमिताभ द्वारा बरसों पहले दिया गया एक नंबर था। लगता है इस लड़के ने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। फोन उठाते हुए उसकी आंखों में स्नेह और थोड़ी ईर्ष्या थी। जाहिर है ये मेरे अपने नहीं है, फिर भी मुझे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है जैसा वो हैं। जिंदगी मुश्किल है। हेलो। हाईवेयर को याद आया कि उसने फेंग जुएयू को एक शिशु के रूप में लंगोट में देखा था। दूसरी तरफ से एक परेशान आवाज आए, सौतेली माँ, कोई मुझे परेशान कर रहा है। सौतेली माँ वाली उस पुकार ने हाईवेयर को पूरी तरह से चकित कर दिया। ये पहली बार था जब शिवम ने खुद उससे संपर्क किया था। हालांकि हाईवेयर ने शिवम को बड़ा होते देखा था, उसे सौतेली माँ कहना बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, है ना? अमिताभ अपनी क्षमता के विकास के बाद सामान्य मानव सीमाओं को बहुत पहले ही पार कर चुका था। सच कहूं तो वह अब सामान्य मनुष्यों से अलग था, एक विकसित श्रेष्ठ महामानव। फिर भी सृष्टिकर्ता न्यायप्रिय था। कमजोर प्राणियों का सबसे बड़ा लाभ तेज प्रजनन था, और प्राणी का स्तर जितना ऊंचा होता है उनका प्रजनन उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए चूहों को ही लें। स्तनधारी होने के नाते वे 21 दिनों में एक प्रजनन चक्र पूरा कर सकते हैं, जिससे साल में 6 से 8 बच्चे पैदा होते हैं और हर बार 5 से 10 बच्चे होते हैं। मनुष्य अधिक उन्नत होने के कारण बहुत धीमी गति से प्रजनन करते हैं, और प्राणी जितना अधिक उन्नत होता है चक्र उतना ही लंबा होता है। अमिताभ और उसकी स्त्रियों ने लंबी आयु, अकल्पनीय शक्ति और क्षमताओं का आनंद लिया, लेकिन प्रजनन की अधिक कठिनाई की कीमत पर। ऐसा नहीं था कि अमिताभ की प्रजनन क्षमताएं क्षीण थीं, बस उच्च गुणवत्ता वाली प्रजनन कोशिकाओं की एक निश्चित मात्रा उत्पन्न करने की उच्च संभावना पाने में लगभग 20 वर्ष लग गए। चून की कल्पना और अमिताभ प्रथम दंपत्ति थे, इसलिए उनका पहला बच्चा स्वाभाविक रूप से उनका ही था। लेकिन इससे शिवम के प्रति अन्य 4 स्त्रियों की भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे भी उसे अपना बच्चा मानती थीं, और उसके विकास पर प्रभाव पड़ने के डर से उसके बड़े होने के बाद प्रकट नहीं होने का निर्णय लिया। यही कारण था कि जब अमिताभ पृथ्वी छोड़कर गए तो उन्होंने शिवम को उनकी देखभाल में सौंपने में सहजता महसूस की। जियाओयू, क्या हो रहा है? अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो बेझिझक अपनी सौतेली माँ को बता देना। हाईवेयर को शिवम की देखभाल का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था।
अगर वे इतना भी नहीं कर पाए तो पृथ्वी पर लौटने पर अमिताभ से मिलने के लिए उनके पास कोई चेहरा नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, शिवम ने बेशर्मी से कहा। मैं आज ही रानी ईशा एर के भोज में गया था और सैलुओं के साम्राज्य के किसी राजकुमार के बेटे ने मेरा अपमान किया। मैं फैंग परिवार का हिस्सा हूँ। हम किसी को धमकाते नहीं, लेकिन हमें कोई धमका भी नहीं सकता, है ना? किसी ने तुम्हारा अपमान किया? क्या जुआंग शिन्यान ने तुम्हारे लिए अंगरक्षकों का इंतजाम नहीं किया था? शिवम के साथ हुई बदसलूकी की बात सुनकर हाई वेई एर तुरंत भड़क गया। क्यों न किसी से सैलुओं के साम्राज्य के राजकुमार के घर को तहस नहस कर दिया जाए। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। शिवम के पसीने छूट गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सौतेली माँ का गुस्सा इतना उग्र और जानलेवा होगा। अगर उसने सचमुच ऐसा किया होता तो क्या अगले दिन वह दुनिया भर में सुर्खियां नहीं बनता। अब हम कानून से चलने वाले समाज में हैं, इतनी लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं। उन्हें सबक सिखा दो। क्या इतना काफी नहीं है? तुम क्या करना चाहते हो? हाय वेई र को लगा कि शिवम की अपनी योजनाएं हैं। बस मुझे बताओ, अगर तुम्हारी सौतेली माँ मदद कर सकती है तो मैं तुम्हारे लिए जरूर यह कर दूंगा। मैंने सुना है कि सेलुओं के साम्राज्य हर साल आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्या ये सही है? शिवम कुछ तेल कुओं के बारे में जानता था, लेकिन ये भी समझता था कि इतनी बड़ी औद्योगिक कंपनी सालाना भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करती है, जो उसके घरेलू उत्पादन से कहीं ज्यादा है। हाँ, वे पहले ईरान से आयात करते थे, लेकिन अब लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उनके तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहा है। इसलिए उनका 50% से ज्यादा आयात सऊदी अरब से होता है और बाकी बिखरा हुआ है। सौतेली माँ, क्या हम उन निर्यात शेयरों को नियंत्रित कर सकते हैं? शिवम ने हिचकिचाते हुए पूछा। हा, शियायु, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारा परिवार कितना शक्तिशाली है। वैश्विक ऊर्जा व्यापार में अगर मैं ना कह दूं तो एक भी सौदा नहीं हो सकता। हाय वेई र ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। तुम सैलुओं के साम्राज्य के तेल आयात को नियंत्रित करना चाहते हो? हाय वेई र को शिवम के इरादे समझ आ गए थे। सच कहूं तो हाय वेई र लंबे समय से पृथ्वी के मामलों से ऊब चुकी थी। वह अमिताभ और अन्य लोगों के साथ दूसरी दुनियाओं की खोज करना चाहती थी। वह केवल शिवम की देखभाल करने और उनके सांसारिक उद्यम की रक्षा करने के लिए रुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और व्यापार युद्ध उसे बच्चों का खेल लगते थे। किसी देश के तेल निर्यात को प्रभावित करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तितली प्रभाव पैदा हो सकता था, लेकिन जब तक शिवम खुश था, हाय वेई र को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं इस समय सऊदी अरब के राजा के पास हूँ। क्यों न उन्हें सीधे बता दूं? मुझे पता है कि आप फैंग परिवार के लोगों के पास एक जादुई विरासत है जिससे आप उनकी भाषा समझ सकते हैं, इसलिए सामान्य बातचीत में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हें भी इसके बारे में पता है? शिवम हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता अपनी औरतों से सब कुछ साझा करते थे, यहाँ तक कि उन्हें नन्ही के अस्तित्व की भी जानकारी थी। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और किससे सुने। श्रीमान इबेन, मुझे किसी चीज में आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, हाई वेयर ने सऊदी अरब के राजा से सीधे कहा। जरूर सुश्री हाई वेयर हमारे देश में एक विशिष्ट अतिथि हैं। बस हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे, सऊदी अरब के राजा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। बात कुछ ऐसी है, मेरे पति के बेटे को कुछ परेशानी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसे सुझाने में मदद करें, हाई वेयर ने उसे फोन देते हुए कहा। इबेन का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि हाई वेयर असली जमींदार का प्रतिनिधि मात्र है। उसका पति ही असली अधिकारी था, इसलिए जिस युवा से वह बात करने वाला था, उसका महत्व हाई वेयर से भी ज्यादा होना चाहिए। श्रीमान शिवम, मैं इबेन हूँ, सऊदी अरब का राजा। क्या आपको मुझसे कुछ करवाना है? वाह, ये तो बहुत प्रभावशाली है। शिवम को उम्मीद नहीं थी कि अपनी सौतेली माँ को फोन करने से वह सीधे सऊदी अरब के राजा से संपर्क कर पाएगा। अरे श्रीमान इबेन, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सैलुओं के साम्राज्य अपना तेल आपके देश से आयात करता है? हाँ, सैलुओं के साम्राज्य का 50% से ज्यादा तेल हमसे आयात किया जाता है, इबेन ने उत्तर दिया। सैलुओं के साम्राज्य एक प्रमुख आयातक देश था, वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था। क्या कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर आप चाहते हैं कि हम ध्यान दें? सैलोटे शाही परिवार के एक राजकुमार के बेटे ने मुझे नाराज कर दिया है, शिवम ने साफ साफ कहा। ओह, यह आसान है। चूंकि उन्होंने मिस्टर शिवम को नाराज कर दिया है, इसलिए हम उनके देश को तेल निर्यात करना बंद कर देंगे। इबेन बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। यह फैंग परिवार को खुश करने का एक मौका था और यह छोटा सा काम उसके लिए अविश्वसनीय रूप से आसान था।
तुम इसे पूरी तरह से बंद कर रहे हो। शिवम को उम्मीद नहीं थी कि इबेन इतना निर्दयी होगा। सेलोट साम्राज्य की तेल की मांग निर्विवाद थी। उनके आयात का 50% हिस्सा खोने से वे घबरा जाएंगे, जिससे उनके आर्थिक और औद्योगिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, हमें अभी भी उतना ही कमाना चाहिए जितना हम कमा सकते हैं। शिवम ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। चलो उन्हें हमें दोष देने का कोई कारण न दें, लेकिन कीमत के बारे में। मिस्टर शिवम, मैं समझता हूं। मैं निर्यात मूल्य 50% बढ़ा दूंगा। कैसा लग रहा है? काफी नहीं, इसे दोगुना कर दो। शिवम ने कड़ा प्रहार करने का फैसला किया। अगर सेलोट किंगडम पूछे कि क्यों, तो उनसे कहो कि जेनास नाम के उस मूर्ख से पूछ ले। जैसी आपकी मर्जी मिस्टर शिवम, मैं तुरंत किसी को बुला लूंगा। इबेन ने तुरंत हामी भर दी। वाह! शिवम बहुत संतुष्ट था। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि जेनास के चेहरे पर कितनी रंगीन मुस्कान होगी। इबेन ने फोन हाईवेयर को लौटा दिया, फिर अपने अधीनस्थ को निर्देश दिया, जिसने सिर हिलाया और शायद जरूरी इंतजाम करने चला गया। क्या हाल है शियाओ यू, सब ठीक हो गया? हाईवेयर ने पूछा। हाँ, मैंने मिस्टर इबेन से सेलोट किंगडम को बेचे जाने वाले तेल की कीमत दोगुनी करने को कहा है। मुझे यकीन है कि वह आदमी जल्द ही रोता हुआ आएगा और मुझसे माफी मांगेगा। शिवम हंसा। तुम अपने पिता जितने ही बुरे हो, हाईवेयर ने स्नेह से भरे चेहरे के साथ कहा। ठीक है, मैं जल्द ही व्यस्त हो जाऊंगा। अगर तुम कभी खाली हो तो बेझिझक आ जाना। जब मैं इधर उधर नहीं घूम रहा होता तो मैं अक्सर दुबई में रहता हूँ। बस मेरे सहायक से संपर्क कर लेना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। शिवम को हाईवे र से कोई दूरी का एहसास नहीं हुआ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पिता इतनी सारी औरतों को अपने प्रति इतना वफादार कैसे बना लेते हैं। शिवम का फोन लगभग 10 मिनट तक चला और जेनास पहले ही उबने लगा था। उसने सोचा था कि शिवम उसके खिलाफ कोई कदम उठाने वाला है, लेकिन ये सिर्फ एक फोन कॉल निकला। भारतीय के बंदर, क्या तुम अपने परिवार के सामने रो रहे हो? जेनास ने व्यंग्य किया। शिवम ने अपना गिलास चांद की तरफ उठाया और एक और पूरा गिलास जेनास की तरफ जमीन पर एक चाप बनाते हुए भर दिया और उसे दया भरी नजरों से देखा। चांद को टोस्ट और राजकुमार को टोस्ट। राजकुमार जेनास, जब मेरी मदद लेने का समय आए तो कृपया थोड़ी और ईमानदारी दिखाएं। शिवम ने यह स्पष्ट टिप्पणी की और फिर गिलास हाथ में लेकर चला गया। आसपास के लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि कोई संघर्ष छिड़ने वाला है, लेकिन यह इतनी बेतुकी बात कैसे खत्म हो गई? आपकी मदद चाहिए, हम्फ। जेनास ने ठंडी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसे शिवम की बातों का मतलब समझ नहीं आया, न ही उसे सऊदी अरब के राजा के साथ हुई बातचीत का कुछ भी समझ आया। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए राजकुमारी सिलेट ने जेनास के साथ बातचीत जारी न रखने का फैसला किया। वह जल्दी से शिवम से मिली, जाहिर तौर पर उसके हालिया फोन कॉल से उत्सुक थी। शिवम, क्या मैंने अभी तुम्हें सऊदी बोलते सुना? हाँ, शिवम ने सिर हिलाया। सिस्टम के आसपास होने से शिवम नामेकिन में भी गलत नहीं बोलेगा। तुम तो सऊदी बोलते हो, सिलेट ने ईर्ष्या से कहा। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मजाक करना जानते हो। तो वो फोन कॉल किस बारे में था? और तुमने कहा था कि जेनास जरूर तुम्हारी मदद लेने आएगा। क्या तुमने कुछ किया? अरे कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तो सऊदी अरब के बादशाह से कहा था कि अब से सेलोट किंगडम को तेल बेचते समय उसकी कीमत दोगुनी कर दी जाए। शिवम ने सहजता से कहा। उसे अंदाजा नहीं था कि इस बात का सुनने वालों पर क्या असर होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिलेट जानती थी कि शिवम के गहरे संबंध हैं, जो उसकी दादी रानी ईशाहर के रवैये से जाहिर था, लेकिन सरकारी तेल निर्यात का लेनदेन कोई साधारण व्यापारिक मामला नहीं था। वह सऊदी अरब के बादशाह को सिर्फ कुछ शब्दों से कैसे मना सकता था? मैं मजाक कर रहा हूं या नहीं, तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। शिवम मुस्कुराया। मैं नुकसान उठाकर चुपचाप जाने वाला इंसान नहीं हूं। लगभग उसी समय सेलुओं के साम्राज्य में ऊर्जा मंत्री लुडेवी को अचानक सऊदी अरब से एक फोन आया। दोनों देशों के समय क्षेत्र अलग अलग थे और सऊदी अरब कई घंटे पीछे था, इसलिए इस समय फोन करना जरूरी रहा होगा। नमस्ते, मैं लुडेवी बोल रहा हूं। लुडेवी ने अपने सहायक से फोन लिया। मंत्री लुडेवी, स्थिति यह है, मैं आपको सूचित करना चाहता था कि आज से सेलुओं के साम्राज्य को हमारे द्वारा निर्यात किए जाने वाले तेल की कीमत दोगुनी हो जाएगी। क्या? लुडेवी, जिन्हें थोड़ी नींद आ रही थी, ये संदेश सुनकर अचानक सतर्क हो गए। सेलुओं के साम्राज्य अपना आधा तेल सऊदी अरब से आयात करता है, जो एक बड़ी राशि है। लागत दोगुनी होने से ऊर्जा मंत्रालय और पूरे देश पर बोझ साफ दिखाई देगा। क्यों? क्या तेल के कुओं में कोई समस्या है?
हाल ही में कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं हुई थी, इसलिए लुडेवी ने सोचा कि शायद तेल उत्पादन में किसी समस्या के कारण लागत बढ़ गई है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई थीं, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कभी नहीं हुई थी जितनी 100%। राजा ने मुझे बस एक ही बात बताई थी, जेनास नाम के किसी राजकुमार से पूरी जानकारी पूछो। मुझे और कुछ नहीं पता, सऊदी प्रतिनिधि ने कहा। जाहिर है आप कीमत ठुकराने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसे में आपको नए आयात रास्ते ढूंढने होंगे। लुडेवी ने स्तब्ध भाव से फोन रख दिया। राजकुमार जेनास, क्या उन्होंने किसी सऊदी रईस को नाराज किया होगा? वह काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन बस यही स्पष्टीकरण दे पाया। उसने तुरंत राष्ट्रपति का फोन नंबर डायल किया, ये समझते हुए कि इस खबर के महत्व पर राष्ट्रपति का ध्यान जरूरी है। श्रीमान शिवम, आप वापस आ गए। हिल्टन कुछ और अमीर लोगों से बात कर रहा था कि तभी उसने शिवम को आते देखा। मुझे लगा था कि राजकुमारी सिलेट के साथ आपकी रात बहुत अच्छी बीतेगी। पहले वाली बहस थोड़ी देर और गुप्त थी, इसलिए हिल्टन ने ध्यान नहीं दिया। क्या बात है, सच में ये तो लगभग बर्बाद हो गया था। शिवम बड़बड़ाया। ओह, क्या कोई इतना मूर्ख हो सकता है कि मिस्टर शिवम को नाराज कर दे? हालांकि हिल्टन को पूरी जानकारी और उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी वह जानता था कि इस कार्यक्रम में बहुत कम लोग ही थे जो शिवम को नाराज कर सकते थे, और निश्चित रूप से वह बदकिस्मत नहीं होगा। चलो इन अप्रिय घटनाओं को आज रात का हमारा मजा खराब न करने दें। चलो मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ, हिल्टन ने थोड़ी बेपरवाही से कहा। मिस्टर आर्नोल्ड और मिस्टर स्लिम, वे दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में से हैं, और हम साथ मिलकर कई व्यापारिक लेन देन करते हैं। सज्जनों, ये युवक भारतीय का शिवम है, और मुझे यकीन है कि आपने उसके बारे में सुना होगा। उसी ने हाल ही में 30 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का दान दिया है। हिल्टन ने परिचय कराया। मिस्टर शिवम, आप वाकई जवान हैं। हिल्टन का परिचय सुनकर अर्नोल्ड और स्लिम ने कोई दिखावा नहीं किया। हालांकि शिवम युवा थे, लेकिन उनकी दौलत उन्हें उनके समकक्ष जरूर बनाती थी। मिस्टर अर्नोल्ड, बहुत समय हो गया। उन्होंने मुश्किल से कुछ शब्द कहे होंगे कि पास से एक हल्की सी खुशबू आई। एशियाई महिला हस्तियों का एक समूह उनके पास आया, जिन्हें शिवम पहले देख चुके थे। अप्रत्याशित रूप से उनकी अंग्रेजी भी काफी अच्छी थी। ओह, मिस मिजुहारा, हाहा, अर्नोल्ड हंसे। मिस मिजुहारा रिमी, सबको उन्हें जानना चाहिए। वह इस समय एशिया में हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं। हे, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मिस्टर अर्नोल्ड मेरी कद्र करते हैं, मिजुहारा रिमी ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मुस्कुराया। हम इस जगह से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, क्या आपको कोई ऐतराज होगा अगर हम आपके साथ एक दो ड्रिंक्स के लिए चलें? जाहिर है, इतनी खूबसूरत महिलाओं की संगति में आज रात का कार्यक्रम और भी मजेदार होगा। शिवम ने हिल्टन की अयासे हारुका पर घूमती नजरों को देखा। मिस्टर शिवम, आप सब एशियाई हैं, आपको एक दूसरे को और अच्छी तरह जानना चाहिए। हिल्टन ने लापरवाही से हाशिमोतो कनाको को शिवम के पास धकेला। कहना ही होगा कि ये बुजुर्ग काफी चालाक थे। महिलाओं के बातचीत में शामिल होने से बातें सिर्फ कामकाज से आगे बढ़ गईं, खासकर हिल्टन के साथ, जिनकी मजाकिया बातों ने शिवम को हैरान कर दिया। आप लोग बातें करते रहिए, सुश्री अयासे ने कहा है कि वो पास में टहलना चाहती हैं, मैं उनके साथ चलूंगा। हिल्टन ने अचानक घोषणा की, और शिवम समझ गया कि बुजुर्ग बेचैन हो रहा था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। अयासे हारुका के व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह काफी इच्छुक है, और पता चला कि इस दुनिया में अगर पैसा हो तो ज्यादातर चीजें हासिल की जा सकती हैं, और शिवम को अब यकीन हो गया था कि हिल्टन की पहले की गई तीखी टिप्पणियां सच थीं। हाँ, तुम अब भी वैसे ही हो। अर्नोल्ड और स्लिम हिल्टन के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ लग रहे थे। मिस्टर शिवम, मैं भी इस एस्टेट को एक्सप्लोर करना चाहूंगी, हाशिमोतो कनाको ने अचानक शिवम से फुसफुसाते हुए कहा। मुझे अंधेरे से थोड़ा डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? यह शिवम इस सीधे निमंत्रण से एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, मिस्टर शिवम, तुम ऐसे नहीं हो सकते। शिवम की शर्मिंदा हालत देखकर अर्नोल्ड और स्लिम उससे चिढ़ाने लगे। वे झुके और फुसफुसाए, तुम नाकाबिल तो नहीं हो। तुम ही तो हो जो काबिल नहीं हो। ये तो बस जायदाद का एक दौरा है। एक आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नाकाबिल कहलाना पसंद नहीं करता। रानी की जागीर बहुत बड़ी थी। हालांकि यह पूरे द्वीप पर नहीं फैली थी, लेकिन लगभग जियांगन विश्वविद्यालय जितनी बड़ी थी। मध्य क्षेत्र में महल जैसी इमारतें थीं, और आसपास के इलाकों में बाग बगीचे, खेत और कुछ अपेक्षाकृत वीरान जगहें थीं। भोज क्षेत्र जहां जगमगा रहा था और चहल पहल थी, वहीं जागीर के बाकी हिस्से काफी वीरान लग रहे थे।
हाशिमोतो कनाको बहुत छोटी थी। शिवम के बगल में खड़ी होकर वह अपने पिता की बेटी जैसी लग रही थी। हालांकि अनगिनत ओटाकू के दिलों में लोलिता देवी होने के नाते ये कहना कि शिवम के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था बेतुका होगा जब तक कि वह पुरुष न हो। मैंने सुना है कि श्री फोन भारतीय में एक बहुत प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति हैं। हाशिमोतो कनाको के भारतीय में कई व्यावसायिक सहयोग थे, साथ ही वहां उनके कई दोस्त भी थे। उनसे उसने एक बहुत ही युवा उद्योगपति के बारे में सुना था, लेकिन उसे यहाँ शिवम से मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक मनोरंजनकर्ता के रूप में, चाहे वह किसी भी देश का हो, सामाजिक प्रतिष्ठा कभी इतनी ऊंची नहीं रही। असली दिग्गजों की नज़र में कई महिला सितारों को खिलौने की तरह देखा जाता था। दरअसल अक्सर उन्हें बड़ी हस्तियों के साथ खाने पीने का इंतजाम किया जाता था और कई विकल्प उनके नियंत्रण से बाहर होते थे। हाशिमोतो कनाको, एक पूर्व बाल कलाकार, कई कारणों से अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। 20 साल की उम्र में उसने अभी तक उन घटनाओं का अनुभव नहीं किया था, लेकिन लंबे समय से इस मनोरंजन के भंवर में रहने के कारण वह जानती थी कि ये मामले अपरिहार्य थे। इंग्लैंड की रानी ईशा एयर द्वारा इस प्रमुख समारोह में आमंत्रित किए जाने पर स्वाभाविक रूप से उसे एक मजबूत समर्थक मिलने की उम्मीद थी। उसकी साथी मिजुहारा रिमी और अयासे हारुका भी यही लक्ष्य रखती थीं। किसी भी तरह का संबंध स्थापित करने से भविष्य में उन्हें ऐसी स्थिति से बचाया जा सकता था। हैरानी की बात यह है कि यहाँ उसकी मुलाकात एक एशियाई अरबपति शिवम से हुई। स्वाभाविक रूप से हाशिमोतो कनाको ज्यादा करीब आने को इच्छुक थी। सच कहूं तो मैं खुद को परोपकारी नहीं कहूंगी। जब मैंने ये काम किए थे तो मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सार्वजनिक हो, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोई कुछ खास उद्देश्यों के लिए मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहता था। चैरिटी वालों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई। ये तो कमाल की बात है। बिना पहचान की चाहत के किसी ने इतना बड़ा दान नहीं किया, हाशिमोतो कनाको ने अपनी स्कर्ट से खेलते हुए कहा। श्रीमान शिवम इतने बेहतरीन इंसान हैं, तो आपके आसपास कितनी ही शानदार लड़कियां होंगी। शिवम ने हाशिमोतो कनाको की तरफ देखा और सोचा, जब तक उसका इरादा कुछ अवर्णनीय करने का नहीं था, तब तक उसने उसे इस मुश्किल में क्यों घसीटा। अचानक इतने गंभीर सवाल क्यों पूछे? मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। सच कहूं तो शिवम एक सामान्य आदमी था और सनाया के साथ रहने के बाद वह एक लड़के से एक आदमी में बदल गया था। इस उम्र में कौन सा युवक ऊर्जा से भरा नहीं होता। खूबसूरत महिलाओं के बारे में सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था। वह कोई संत नहीं था, उसने पहले कुछ वयस्क फिल्में भी देखी थीं, जो कोई राज नहीं था। अगर वह अभी भी अविवाहित होता तो उसे हाशिमोतो कनाको या उससे भी ज्यादा लोगों के साथ कुछ करने में कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं, जो कभी अपूर्ण प्रेम इतिहास से बनी होती हैं, जिससे सीमाओं का पालन करना आसान हो जाता है। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में कहानियों का अनुभव करें। हालांकि जियाओई ने कहा था कि उसकी सोच अंततः बदल जाएगी, लेकिन अभी तक शिवम उस तरह से व्यवहार नहीं करने वाला था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शिवम की बातें सुनकर निराश हाशिमोतो कनाको ने कहा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं लग रही थी। कुछ सांसारिक मानदंड केवल सामान्य लोगों को ही सीमित रखते हैं। जाहिर है शिवम कोई साधारण नहीं थी। मिसाल के तौर पर मिस्टर हिल्टन भले ही सिर्फ एक पत्नी दिखाते हों, लेकिन पर्दे के पीछे शायद कुछ अज्ञात महिलाएं भी थीं। हाशिमोतो कनाको ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी, वह बस एक सहारा ढूंढना चाहती थी और कुछ नहीं। मिस्टर फांग, सन कंट्री की लड़कियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाशिमोतो कनाको ने चुलबुली नजरों से पूछा। सन कंट्री की लड़कियां हैं ना? शिवम को वाकई सन कंट्री की लड़कियों से लगाव था। मेरे पिताजी कहा करते थे, भारतीय के रसोइये, अंग्रेज बटलर और सन कंट्री की बीवियां चुनो। मिस्टर फांग, आपके पिताजी बहुत मजेदार हैं। मजेदार? किसी बुजुर्ग बिगड़ैल की तरह? शिवम ने मन ही मन चुनौती दी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, न ही मुझे कुछ चाहिए। हाशिमोतो कनाको ने अचानक शिवम को अपनी बाहों में भर लिया, यहाँ तक कि बिना किसी चेतावनी के हिम्मत करके अपना शरीर उसके शरीर से सटा दिया। क्या बकवास है, ये तो बहुत हिम्मत है। शिवम अपनी जांघ पर हाथ महसूस करते ही ठिठक गया। क्या हम कोई और जगह ढूंढें? हाशिमोतो कनाको ने उसकी तरफ देखा। अगर रात का कवर न होता तो उसका चेहरा जरूर लाल हो जाता। ये शिवम को कुछ पल के लिए कोई रास्ता समझ नहीं आया। दूर जाने से उसकी क्षमताओं पर शक हो सकता था, लेकिन अगर उसने कोशिश की तो ये निश्चित रूप से सनाया को धोखा देगा। गूही, बाहर आओ, मेरी मदद करो। शिवम मन ही मन चिल्लाया, उम्मीद करते हुए कि गूही तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाएगा।
अचानक उसने महसूस किया कि हाशिमोतो कनाको बेहोश हो गई और उसका कोमल शरीर उसकी बाहों में सिमट गया। और वहां गुई था, लगभग जादुई रूप से उसके पास प्रकट हुआ। हे भगवान, तुम्हें कैसे पता चला? शिवम ने पुष्टि की कि उसने जोर से बात नहीं की थी। यह मुश्किल नहीं है महोदय। जब तक आपको मेरी मदद की जरूरत है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, गुई ने शांति से कहा। अरे क्या तुम मेरे विचार पढ़ सकते हो? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे सारे राज तुम्हारे सामने खुल जाएंगे? शिवम को लगा कि गुई के सामने उसके राज कुछ भी नहीं है। निश्चिंत रहो महोदय, एक योग्य संरक्षक होने के नाते मैं बिना बुलाए आपके दिमाग में दखल नहीं दूंगा। मैं मदद की जरूरत पड़ने पर आपके द्वारा दिए गए कुछ मानसिक संकेतों को पकड़ सकता हूं, जिससे मैं तुरंत पहुंच सकता हूं, गुई ने समझाया। ओह, यह तो अच्छी बात है। शिवम ने राहत की सांस ली। लेकिन महोदय, इतनी खूबसूरत महिला आपके सामने खुद को झोंक चुकी है और आप सचमुच कुछ नहीं करने वाले। अरे, मैं एक सभ्य इंसान हूं। मैं अपने पिता जैसा विकृत नहीं हूं। शिवम ने सही कहा। मैं मिस गुओ को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरी वफादारी पूरी तरह से आपके साथ है, गुई ने जोर देकर कहा। फिर भी ये ठीक नहीं है। शिवम ने हाशिमोतो कनाको को उठाया। उसे आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ दो। जी हाँ सर, आपका क्या? मैं कार्यक्रम में जाता रहूंगा। शिवम बाग की ओर चलने लगा। सर, कार्यक्रम उस तरफ है। बाग वहीं है, गुई ने उसे याद दिलाया। मुझे पता है। शिवम गुस्से से गुर्राया। मैं ऐसे ही वापस नहीं जा सकता, है ना? क्या मिस्टर हिल्टन और बाकी लोग मुझे 5 सेकंड का आदमी कहकर मजाक नहीं उड़ाएंगे? तो मैं आधे घंटे तक इधर उधर घूमूंगा। नहीं, वापस जाने से पहले 1 घंटा। शिवम ने कहा। इस बीच उसे जागने मत देना। आह, अमीरों की खुशी कल्पना से परे है। शिवम ने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि एक सितारा, जिसे कई लोग देवी मानते हैं, खुद को उसके सामने समर्पित कर देगी। लेकिन अब यह एक बहुत ही सामान्य बात लग रही थी, और शायद अगर ऐसा बार बार होता तो उसे इसकी आदत हो जाती। 1 घंटे तक ठंडी हवा में उड़ने के बाद शिवम पार्टी में वापस आ गया। सभी अभी भी बातें और शराब पी रहे थे, क्योंकि अभी कोई भी संदिग्ध गतिविधि करने के लिए बहुत जल्दी थी। जरूरी सामाजिक मेलजोल अभी भी जारी था। हिल्टन, अर्नोल्ड और स्लिम एक साथ इकट्ठे हुए थे, हंस रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। मिस्टर शिवम, आप वापस आ गए। शिवम को देखते ही तीनों ने तुरंत सार्थक मुस्कान दी। शिवम समझाने में बहुत आलसी था, क्योंकि उनकी नज़र में ऐसी बातें बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। उफ उफ उफ, जवान तो जवान ही रहेंगे। हिल्टन ने ईर्ष्या से कहा, काश मैं तुम्हारी उम्र का होता। हा 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 हा, अर्नोल्ड हंसा। खुद को पोषण देने के लिए ज्यादा गोजी बेरी चाय पियो। भारतीय के लोग अब इसी तरह अपनी सेहत बनाए रखते हैं। अरे, तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन सबसे पहले कौन लौटा था? तुम ही तो थे ना। डॉट डॉट डॉट। शिवम को यह मजेदार लगा। फोर्ब्स की सूची के ये बड़े नाम चंद मिनटों में ही हाथापाई पर उतर आए। लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं था, आखिरकार ये पुरुषों के गौरव का मामला था। शिवम को थोड़ा अपराधबोध हुआ। अगर उन्हें पता चलता कि उसने पिछला 1 घंटा बगीचे में फल खाते हुए बिताया है, तो वे हंस हंसकर लुटपुट हो जाते। जब विश्व स्तरीय दिग्गज इकट्ठा होते थे, तो स्वाभाविक रूप से बातचीत सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं होती थी। उनके पास जिंदगी भर खर्च करने जितना पैसा नहीं होता था, इसलिए वे व्यावसायिक उपलब्धियों के रोमांच का पीछा करते थे। शिवम, जो व्यापार के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी उनकी बातचीत सुनकर बहुत कुछ सीखते थे। महल के एक कमरे में राजकुमार जेनास एक यूरोपीय सितारे के साथ थे। वह वफादार किस्म के नहीं थे। हालांकि वह राजकुमारी सिलेट के पीछे पड़े थे, लेकिन इससे उन्हें दूसरों के साथ अस्थायी सुख और लाभ उठाने से नहीं रोका जा सका। बस बस बस। बेडसाइड टेबल पर उनका फोन वाइब्रेट हुआ। राजकुमार जेनास, आपका फोन। उस खूबसूरत सितारे ने फोन वाइब्रेट होते सुना। बाद में जेनास को इस बात की परवाह नहीं थी कि किसका फोन था। अगर इससे उनके अच्छे समय में खलल पड़ता तो यह एक बड़ी समस्या थी। हालांकि इस रुकावट ने उनकी रुचि को कम कर दिया। जल्दी से काम खत्म करने के बाद उन्होंने फोन उठाया, तो देखा कि उनके पिता राजकुमार फोन कर रहे थे। अजीब बात है, पिताजी इतनी देर से क्यों फोन कर रहे हैं? जेनास वयस्क होने के बाद बाहर चले गए थे। वह परिवार के कुछ व्यवसायों का प्रबंधन करते थे और परिवार से ज्यादा जुड़े नहीं थे। पिताजी, आपको मेरी क्या जरूरत है? हालांकि जेनास थोड़ा ढीठ थे, लेकिन अपने पिता के सामने वह बहुत डरपोक थे। राजकुमार एक सच्चे सैनिक थे। उनका लौह रक्त वाला आभामंडल ऐसा था कि जेनास जैसा आधा अधूरा सैनिक,
जिसने सिर्फ 2 साल सेना में प्रशिक्षण लिया था, कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की कि क्या हुआ? राजकुमार गे गालियां देने लगे। आज तुम कहाँ गए थे? क्या तुमने किसी को नाराज किया? अभी अभी सेलुओं के साम्राज्य के राजा ने गुस्से में फोन करके स्पष्टीकरण मांगा था। सऊदी साम्राज्य से आयातित तेल की कीमत रातों रात दोगुनी हो गई थी और यह किसी न किसी तरह उनके बेटे जेनास से जुड़ा था। हालांकि सऊदी पक्ष ने स्पष्ट रूप से इसका कारण नहीं बताया था, लेकिन यह अनुमान लगाना आसान था कि क्यों। मैं आज रानी ईशा द्वारा आयोजित एक भोज में शामिल हुआ था। जेनास ने शिवम के साथ अपने पिछले विवाद के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आखिरकार शिवम के कारनामे सिर्फ भारतीय में ही प्रसिद्ध थे और जेनास ने भारतीय के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि शिवम वहां का एक साधारण अमीर आदमी है। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जेनास ने राजकुमार गे की आवाज में गुस्से का भाव महसूस किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की कि क्या हुआ? क्या तुमने किसी को नाराज किया? राजकुमार गे लगभग गरजे। राजा ने अभी अभी मुझे बताया कि हमारे देश को सऊदी तेल निर्यात की कीमत दोगुनी हो गई है। क्या तुमने सऊदी साम्राज्य के किसी व्यक्ति को नाराज किया? सऊदी साम्राज्य? नहीं, मैंने नहीं किया। जेनास हैरान रह गया। हालांकि भोज में सऊदी साम्राज्य के कुछ रईस मौजूद थे, लेकिन उसने उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं की थी। इसके अलावा वह अच्छी तरह जानता था कि सऊदी साम्राज्य सेलोट साम्राज्य की ऊर्जा जीवन रेखा को नियंत्रित करता है, इसलिए वह उन्हें नाराज करने की मूर्खता नहीं करेगा। तो क्या हो रहा है? जरा सोचो, अगर तुम्हें पूछना ही है कि मैंने किसे नाराज किया, तो आज राजकुमारी सिलेट को लेकर भारतीय के एक कमजोर आदमी से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी। सोचने पर लगा कि उसका बस एक ही झगड़ा हुआ था, पहले भारतीय के उस आदमी से। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। एक भारतीय आदमी सऊदी साम्राज्य से हमारे तेल आयात की कीमतें मनमाने ढंग से कैसे बढ़वा सकता है? जेनास को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवम के पास इतनी ताकत है। मुझे परवाह नहीं कि क्या हो रहा है। प्रिंस गे ने अपनी आवाज तेज कर दी। सऊदी अरब ने इस मामले में जेनास का जिक्र खास तौर पर किया था और वे ऐसी बातों पर मजाक करने वालों में से नहीं थे। अगर तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो मैं तुम्हें आज से अपने परिवार से बेदखल कर दूंगा। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी कहानी जारी रखें। जेनास के बहस करने से पहले ही प्रिंस गे ने तुरंत फोन काट दिया। ये कैसे संभव है? उस भारतीय बंदर में इतनी क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? जेनास को अचानक शिवम की कही एक बात याद आ गई जो उसने जाने से पहले कही थी। राजकुमार जेनास, जब मुझसे मदद मांगने का समय आए तो थोड़ी ईमानदारी दिखाना मत भूलना। जेनास को शिवम के चेहरे पर यह कहते हुए आत्मविश्वास भरी मुस्कान साफ याद थी। परिवार से बेदखल होना कोई छोटी बात नहीं थी। जेनास का सब कुछ, उसकी दौलत, शोहरत और रुतबा अपने परिवार का था। उनके बिना उसका भविष्य अंधकार में होता। इसके अलावा अपने जबरदस्त अहंकार के कारण उसने वर्षों से कई लोगों को नाराज किया था। अपने परिवार के संरक्षण के बिना परिणाम, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। जेनास ने जल्दी से कपड़े पहनते हुए सोचा। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी था। हालांकि वह अनिच्छुक था, उसे अपना अभिमान निगलना पड़ा। राजकुमार जेनास, क्या हुआ? बिस्तर पर लेटी सितारा ने शर्म से कहा। दुर्भाग्य से जेनास ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उसके लिए अनगिनत औरतें हो सकती हैं, लेकिन वह कभी नहीं भूलेगा कि हर संभव कोशिश की। उसने कपड़े पहने, दरवाजा खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। इस समय शिवम क्रिस्टल बाथटब में आनंद से नहा रहा था। उसने थोड़ी सी रेड वाइन पी रखी थी, जिससे उसका सिर थोड़ा चकरा रहा था। युवा गुरु, सिलोट साम्राज्य के राजकुमार जेनास आपको ढूंढ रहे हैं। जूंग यंग ने शिवम के बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, ये जानने के लिए उत्सुक कि शिवम सिलोगे साम्राज्य के किसी व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ गया। ओह, वही यहाँ है। शिवम थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि सिलोट साम्राज्य की प्रतिक्रिया काफी तेज थी। क्या वह अकेला आया था? हाँ, वह अकेला आया था। नहीं, मेरा मतलब है कि क्या वह कुछ लाया था, जैसे तोहफे वगैरह? वो खाली हाथ आया है। जूंग यंग और भी हैरान हो गई। अरे, खाली हाथ माफी मांगने आ रहा है? शिवम ने धीरे से बुदबुदाया। वो मेरे साथ खेल खेल रहा है ना? शिवम ने बेरुखी से कहा, तो उसे बता दो कि मैं व्यस्त हूं। गूही, शिवम ने लापरवाही से पुकारा। फुस। गूही शिवम के सामने ऐसे प्रकट हुआ मानो कोई भूत हो। तुम अंदर कैसे आए? शिवम लगभग पारदर्शी क्रिस्टल बाथटब में भीग रहा था और किसी और आदमी के सामने इस तरह नंगा होने से वह तुरंत घबरा गया।
उसने जल्दी से खुद को ढकने के लिए एक तौलिया उठाया। अगर मैं दरवाजे से भी नहीं निकल सकता तो मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ, युवा गुरु? गु यी ने सख्ती से कहा। तुम दरवाजे के बाहर रहो और नजर रखो। मुझे डर है कि जेनास जबरदस्ती कर सकता है और सिस्टर रिदिमा ठाकुर के पास तुम्हारे जैसे हुनर नहीं है। अगर वह अंदर घुस गया तो मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी होगी। निश्चिंत रहो युवा गुरु, मैं उसे इस कमरे के दरवाजे के पास नहीं आने दूंगा। गु यी ने सिर हिलाया और फिर से भूत की तरह गायब हो गया। उफ उफ उफ, काश मेरे पास भी ऐसे हुनर होते। शिवम को थोड़ी जलन हुई। तो फिर तुम अभी तक प्राधिकरण का पहला चरण क्यों नहीं खोल रहे हो? सिस्टम ने कहा, जब तक तुम अपनी क्षमता को उजागर करना सीखोगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल में तुम उसके बराबर काबिल हो जाओगे। इतना आसान नहीं है। शिवम ने उसके अंतहीन संतुलन को देखा और रोने का मन किया। मुझे माफ करना राजकुमार जेनास, लेकिन हमारे युवा गुरु नहा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं है, रिदिमा ठाकुर ने विनम्रता से कमरे के बाहर कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, शिवम के रवैये से वह समझ सकती थी कि इस जेनास ने उसे नाराज किया होगा। अब तक जिसने भी शिवम को नाराज किया था वह या तो दिवालिया हो गया या मानसिक अस्पताल में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। रिदिमा ठाकुर ने जेनास की तरफ से चुपचाप पसीना बहाया। सुंदर महिला, मुझे सचमुच एक जरूरी काम है जिसके लिए मुझे तुरंत मिस्टर शिवम से मिलना होगा। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? जेनास ने रिदिमा ठाकुर के बगल में बैठे गु यी की तरफ देखा। अपने स्वभाव के कारण अगर शिवम ने उसके साथ दिखावा करने की हिम्मत की होती तो वह कब का दरवाजा लात मारकर अंदर घुस गया होता। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि शिवम ने सचमुच अपने देश की ऊर्जा जीवन रेखा पर नियंत्रण पा लिया है या नहीं। अगर यह महज एक इत्तेफाक था तो क्या उसका विनम्र व्यवहार उसे इस भारतीय व्यक्ति के लिए मजाक का पात्र नहीं बना देगा? हालांकि इस विशालकाय व्यक्ति ने उसे बहुत खतरनाक एहसास दिलाया। जेनास ने 2 साल सेना में सेवा की थी और अब तक उसका सबसे मजबूत सैनिक उसका अपना प्रशिक्षक था। आम गुंडों का सामना करते हुए जेनास बिना ज्यादा परेशानी के 10 गुंडों का सामना कर सकता था, लेकिन अपने प्रशिक्षक के सामने वह एक मुक्का भी नहीं झेल सकता था। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि उसके सामने वाला आदमी उस प्रशिक्षक से भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि जाने बिना जेनास ने स्वाभाविक रूप से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर सऊदी साम्राज्य की स्थिति वास्तव में शिवम की वजह से है तो बाद में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होगी। माफ करना राजकुमार जेनास, मैं यंग मास्टर का सिर्फ एक पूर्णकालिक सहायक हूं। मैं सिर्फ उनके आदेश देता हूं और उनके फैसलों में दखल देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्या मैं हिम्मत करके पूछ सकता हूं कि क्या राजकुमार जेनास का हमारे यंग मास्टर से कोई झगड़ा हुआ है? ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है। जेनास मुस्कुराया। मैं इस बार मिस्टर फांग से दोस्ती करने और पिछली गलतफहमी दूर करने आया हूं। तो राजकुमार जेनास, आप यहां माफी मांगने आए हैं? अब जूंग यंग को आखिरकार समझ आ गया कि शिवम ने क्यों पूछा था कि क्या वह खाली हाथ आया था। राजकुमार जेनास, मेरी बेरुखी माफ कीजिए, लेकिन भारतीय में हम अपनी शिष्टाचार की परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। खाली हाथ माफी मांगने आना थोड़ा बेतुका लगता है, क्या आपको नहीं लगता? वह क्या चाहता है? जेनास अपने धैर्य के लिए नहीं जाना जाता था। उसने पहले ही विनम्रता से माफी मांगने के लिए अपना राजसी दर्जा कम कर दिया था और अब शिवम दिखावे के अलावा ईमानदारी की मांग कर रहा था। ये सरासर जबरन वसूली थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस भारतीय बंदर में वाकई इतनी क्षमताएं हैं। उसने रिदिमा ठाकुर और गु यी को घूरा और फिर गुस्से से भड़क गया। ... युवा स्वामी, राजकुमार जेनास चले गए हैं। रिदिमा ठाकुर ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और कहा। बस ऐसे ही चले गए? शिवम थोड़ा हैरान हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता ही न हो कि मैंने ही उनके तेल की कीमतों में गड़बड़ी की थी? जिंदगी में पहली बार उसे किसी ऐसे गुस्सैल व्यक्ति का सामना करना पड़ा था जो माफी मांगने आया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हरकतें काफी गंभीर नहीं थीं। शिवम ने अपना फोन उठाया और हाय वेई र को फिर से फोन किया। माँ, सऊदी अरब के राजा को एक संदेश भेजने में मेरी मदद करो। लगता है सेलेट साम्राज्य के लिए तेल आयात की कीमतें अभी भी बहुत कम हैं। चलो उन्हें एक बड़ा इजाफा देते हैं, इसे मूल कीमत का 400% तक बढ़ा देते हैं। ... धिक्कार है भारतीय वाले पर। जेनास अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही कुछ गड़बड़ लगता। शिवम पूरी तरह आश्वस्त लग रहा था, मानो उसे पता हो कि मैं सुलह करने जा रहा हूं। क्या ये सचमुच उसी की करतूत है?
जेनास ने खुद को शांत करने के लिए एक सिगरेट सुलगाए। ऐसा लग रहा था कि भारतीय का ये पीली चमड़ी वाला बंदर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ और कहानियां खोजें। ये सोचकर उसने तुरंत राजकुमारी सिलेट को फोन किया। राजकुमारी सिलेट, यह मुझे जेनास। जेनास ने अपनी आवाज को और भी सज्जन बनाने की कोशिश की। राजकुमार जेनास, एक सज्जन पुरुष होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि यह एक महिला के लिए सबसे कीमती आराम का समय होता है। दरअसल सिलेट टैबलेट पर बैठी कोई फिल्म देख रही थी। वह जेनास से बात ही नहीं करना चाहती थी। रुको सिलेट, फोन मत काटो। मैं इस बार तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूं, जेनास ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि वह पहले की तरह उससे बात करना बंद कर देगी। तो तुम क्या चाहते हो? मैं पूछना चाहती थी कि भारतीय से आए ये मिस्टर शिवम असल में कौन है? जेनास ने हिचकिचाते हुए पूछा। ये सुनकर सिलेट के चेहरे पर एक टेढ़ी, संतुष्ट मुस्कान आ गई। जेनास, जो हमेशा नाक ऊंची करके खड़ा रहता था, अब शिवम की पृष्ठभूमि के बारे में पूछने के लिए फोन कर रहा था। जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। क्या वो सच में एक ही आदेश से सऊदी अरब के तेल निर्यात की कीमतें बदल सकता है? सिलेट को शिवम की कही बात याद आई। सच कहूं तो मुझे भी ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मिस्टर शिवम का परिवार पीढ़ियों से हमारे परिवार के करीब रहा है। सिलेट ने सच्चाई से जवाब दिया, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल भी साधारण नहीं है। सिलेट को अचानक उस शाम के भोज की याद आ गई जहां रानी यशाहर ऐसी लग रही थी मानो अपनी सभी राजकुमारियों की शादी शिवम से कर देना चाहती हो, नाबालिग पत्नियों के रूप में। अरे वैसे, अगर तुम मुझे अपनी लिमिटेड एडिशन CCXR कतर रॉयल एडिशन कार दो तो मैं तुम्हें एक खबर दूंगी। सिलेट जानती थी कि जेनास के पास एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार है जिस पर उसकी नज़र लंबे समय से थी। अब उससे जबरदस्ती पैसे न लेना, ऐसे मौके को गंवाना होगा। क्या ये खबर बहुत जरूरी है? बिल्कुल, वरना मैं इतनी ज्यादा कीमत क्यों मांगती? सिलेट हंसा। ठीक है। जेनास ने दांत पीस लिए। क्या खबर है? शिवम ने मुझे बताया कि उसने सऊदी अरब के राजा को फोन किया है। अब से तुम्हारे देश के तेल आयात की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। तो सच में वही था। जेनास के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। लगभग उसी समय उसके पिता राजकुमार गे र ने फिर फोन किया। उसका दिल बैठ गया। सहज ज्ञान उसे बता रहा था कि यह अच्छी खबर नहीं होगी। राजकुमारी, अगली बार बात करते हैं। मेरे पिता मुझे फोन कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि कार तुम्हें पहुंचा दी जाएगी। जेनास ने घबराकर फोन उठाया और चीख पुकार से उसकी आवाज लगभग बहरी हो गई। अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया? तेल आयात की कीमतें अब पहले से 4 गुना ज्यादा हो गई हैं। क्या क्या 4 बार? जेनास दंग रह गया कि शिवम नाम का ये भारतीय आदमी इतना निर्दयी हो सकता है। यह उनके देश के लिए लगभग मौत की सजा थी। ये सच था कि सैलोटे साम्राज्य वाकई शक्तिशाली था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्होंने दसियों हजार अमेरिकी डॉलर का राष्ट्रीय कर्ज ले लिया था। तेल की बढ़ती कीमतों ने बेशक जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अगर यह खबर बाहर आ गई तो भले ही उसके पिता और देश के राजा ने उसे न मारा हो, सैलोटे साम्राज्य के 1 अरब से ज्यादा लोग उसे थूक में डुबो सकते थे। आज से तुम्हारी उपाधि रद्द। क्या पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते? जेनास तुरंत घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा सा झगड़ा इस हद तक बढ़ जाएगा। ये राजा का फैसला है। राजकुमार गेल ने सख्ती से कहा, इस मामले को साफ साफ सुलझाने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुम नहीं कर सकते तो वापस मत आना। अब से शाही परिवार तुम्हें अपना सदस्य नहीं मानेगा। फोन रखते हुए जेनास का सिर अभी भी घूम रहा था। वह जानता था कि अगर वह शिवम के गुस्से को शांत नहीं कर पाया तो वह न केवल राजकुमार की उपाधि पाने का अधिकार खो देगा, बल्कि अपनी सारी दौलत और ताकत भी खो देगा। मुझे तुरंत उससे मिलना होगा। अपनी अत्यधिक अनिच्छा के बावजूद उसके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत अपने विश्वास पात्र, अपने बटलर मैथ्यूज को ढूंढा, जो पहले राजकुमार गेल का बटलर था और उसे जेनास के पास इसलिए भेजा गया था क्योंकि वे जेनास के विदेश में अकेले रहने से असहज थे। मैथ्यूज, मैं मुसीबत में हूं, जेनास ने गंभीरता से कहा। मैंने पहले ही सुन लिया है, राजकुमार जेनास। अभी कुछ देर पहले ही राजकुमार गेल ने मैथ्यूज को स्थिति के बारे में बताया था और उसे जेनास को अच्छी तरह से संभालने में मदद करने का निर्देश दिया था। आखिर हुआ क्या था? तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ था? भारतीय का एक बहुत ही नौजवान जो राजकुमारी सिलेट का बहुत करीबी है। मैंने उसे बस भारतीय बंदर कहा था, बस। जेनास को अभी भी मामले की गंभीरता का एहसास नहीं था। पहले शांत हो जाओ। दूसरे पक्ष ने सिर्फ दाम बढ़ाए हैं, सिलोट साम्राज्य की तेल आपूर्ति नहीं काटी है।
बातचीत की गुंजाइश तो होनी ही चाहिए, बस तुम्हारे रवैये की जरूरत है, मैथ्यूज ने कहा। मैं पहले उस भारतीय आदमी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करूंगा। हालांकि वह सिर्फ एक बटलर था, जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक के साथ फलता फूलता है। मैथ्यूज के कई संपर्क थे। कुछ दोस्तों के जरिए उसने जल्दी ही शिवम के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। राजकुमार जेनास, आप भारतीय के उस युवक को और भड़का नहीं सकते, यह मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। मैथ्यूज के चेहरे पर दुर्लभ गंभीरता झलक रही थी। यह इतना गंभीर नहीं हो सकता मैथ्यूज। हमारा कोई गंभीर झगड़ा नहीं हुआ है, बस भाषा में थोड़ी अनबन है। यह इतना गंभीर नहीं होना चाहिए, है ना? जेनास को अभी भी स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आ रही थी। युवा स्वामी, ये झगड़ा है या नहीं, यह इज्जत और राष्ट्रीय सम्मान का मामला है। जेनास से ज्यादा परिपक्व मैथ्यूज ने तुरंत समस्या की जड़ पकड़ ली। मैंने मिस्टर शिवम के बारे में कुछ जानकारी पहले ही जांच ली है। वह एक असाधारण व्यक्ति है। तुम्हारा क्या मतलब है? भारतीय से मिली खबरों के अनुसार, हालांकि मिस्टर शिवम एक अमीर आदमी है, लेकिन वह कभी भी नियमों से नहीं चलते। जो लोग उन्हें नाराज करते हैं वे या तो जेल में या अस्पताल में पहुंच जाते हैं, और वह इज्जत को बहुत महत्व देते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, वह भारतीय के ही रहने वाले हैं। उस सुबह लियाओली मुख्यालय में शिवम ने जो किया वह कोई राज नहीं था। लगभग 20 शेयरधारक थे जिन्होंने मुंहज़बानी शिवम के कारनामों की खबर इंग्लैंड के धनी लोगों के एक छोटे से कुलीन वर्ग तक फैला दी थी। मैथ्यूज के कुछ अंग्रेज दोस्त थे और उनके जरिए वह भी माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ किस्से कहानियां अनुभव करें। यह मिस्टर शिवम राष्ट्रीय सम्मान को बहुत महत्व देते हैं। अगर आपका उनसे झगड़ा सिर्फ राजकुमारी सिलेट पर आधारित होता तो शायद वह आपके खिलाफ ऐसे कदम न उठाते, लेकिन आपने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था। तो अब हम क्या करें? जेनस को अब कारणों की परवाह नहीं थी। आपको सार्वजनिक मंच पर या किसी मंच पर अपनी अनुचित टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी पड़ सकती है, और मिस्टर शिवम की माफी पाने के लिए आपको कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। फिर से ईमानदारी। जेनस इतना क्रोधित हुआ कि उसका मन कर रहा था कि कुछ तोड़फोड़ कर दे। यह तो सरासर शोषण था। और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद उसके बाद यूरोपीय उच्च वर्गीय समाज में वह अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाता? क्या भारतीय के लोगों को भावनात्मक कष्ट की क्षतिपूर्ति की कोई समझ नहीं है? उसे शांत करने के लिए 1 करोड़ पर्याप्त होंगे, है ना? जेनास ने गुस्से से कहा। हालांकि वह एक राजकुमार था जिसके कई उद्यम थे, उसके पास कई नौकर और स्त्रियां थीं। ये 1 करोड़ उसके शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोचने जैसा था। माफी के बारे में राजकुमार, बस कल तुम पैसे उसके पास ले जाओ। अगर वह ना समझ रहा तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। जेनास की आंखें ठंडी हो गईं। एक कहावत हमेशा से रही है, साधारण लोग अमीरों से नहीं लड़ सकते और अमीर अधिकारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही शिवम अमीर था, फिर भी वह महज 1 करोड़पति था, जबकि जेनास एक राजकुमार होने के नाते ऐसी चीजें जिनकी तुलना 1 करोड़पति नहीं कर सकता। यही तो एक देश की नींव थी। मैं समझ गया, मैथ्यूज ने आह भरी, ये जानते हुए कि जेनास दूसरे तरीकों से क्या कहना चाह रहा था। एक राजकुमार के बेटे होने के नाते उसके पास कुछ खास संसाधन और ताकतें थीं, और उसने पहले भी समस्याओं को सुलझाने के लिए इसी तरह के तरीके इस्तेमाल किए थे। लेकिन किसी वजह से उसे लगा कि इस बार जिस व्यक्ति का वे सामना कर रहे थे वह रहस्य में डूबा हुआ था। वह जेनास को अपने तरीकों से इस मामले को सुलझाने में मदद करने की पूरी कोशिश कर सकता था। अगले दिन शिवम द्वीप से चला गया। जाते समय उसने हाशिमोतो कनाको और अन्य लोगों को देखा। उसने हाशिमोतो कनाको की आंखों में स्पष्ट रूप से आक्रोश देखा। हाशिमोतो कनाको सुबह उठी तो उसने खुद को बिस्तर पर पड़ा पाया। उसे शक नहीं था कि शिवम ने उसे बेहोश कर दिया है, बस उसे लगा कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। बस उसे पता था कि उसने अभी तक किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया है। इस नजरिए से शिवम ने बेहोशी की हालत में उसका कोई फायदा नहीं उठाया था, जिससे वह अपने मजबूत आत्मविश्वास के चलते एक जानवर और जानवर से कमतर चीज के बीच के चुनाव को लेकर असमंजस में पड़ गई। वापसी के बाद पूरा प्लेटिनम पैलेस कल के जन्मदिन समारोह की तैयारियों में व्यस्त था। शिवम बस अपने कमरे में लौट आया क्योंकि वे राजकुमारियां उसे लगातार परेशान कर रही थीं। युवा स्वामी, मैथ्यूज नाम का कोई व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है। वह राजकुमार जेनास का बटलर होने का दावा करता है। ओह, मुझे लगा था कि वह नहीं आएगा। शिवम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लीग ऑफ लेजेंड्स सीजन 9 के ग्रुप स्टेज का सीधा प्रसारण देख रहा था। लगता है उसमें अभी भी ईमानदारी की कमी है। असल में उसने सिर्फ एक बटलर भेजा है।
उसे इंतजार करने दो, मैं यह मैच खत्म होने के बाद उससे बात करूंगा। लगभग 60 साल का दिखने वाला एक बुजुर्ग बटलर व्हाइट गोल्ड पैलेस हॉल में एक पत्र लिए खड़ा था। रिद्धिमा ठाकुर को वापस आते देख वह तुरंत उसके पास गया। मिस रिद्धिमा, मिस्टर शिवम ने क्या कहा? मिस्टर मैथ्यूज, मेरे युवा स्वामी इस समय व्यस्त हैं और शायद इस समय आपसे मिल न पाए। रिद्धिमा ठाकुर ने क्षमा याचना करते हुए कहा। क्या ऐसा है? मैथ्यूज पहले से ही इस तरह के जवाब के लिए मानसिक रूप से तैयार था। तो मिस रिद्धिमा, क्या आप ये पत्र मिस्टर शिवम को दे सकती हैं? ये राजकुमार जेनास का एक हस्तलिखित पत्र और ईमानदारी का एक छोटा सा प्रतीक है। उम्मीद है कि मिस्टर शिवम हमारे राजकुमार की जल्दबाजी को माफ कर देंगे। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। लिफाफा स्वीकार करने के बाद रिद्धिमा ठाकुर शिवम के कमरे में लौट आया। एक हस्तलिखित पत्र। शिवम ने लिफाफा खोलते ही ठंडी हंसी। हालांकि पत्र का लहजा कुछ हद तक विनम्र था, लेकिन उसमें किसी गलती की स्वीकृति का अभाव था। बस ये दावा किया गया था कि यह एक गलतफहमी थी। भावनात्मक कष्ट के मुआवजे में 100 मिलियन। क्या वे मुझे भिखारी समझते हैं? शिवम ने पत्र और चेक वापस लिफाफे में ठूंस दिया। उसे बताओ, अगर वह अपनी गलती मानना चाहता है तो उसे ईमानदारी से करना चाहिए। उसे ट्विटर पर भारतीय के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, और जहां तक भावनात्मक कष्ट के मुआवजे की बात है, उसे 10 से गुना करके यूरो में बदल दो, तभी मैं उस पर विचार करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।